अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में आपने कॉन्स्टेंट्स देखे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स देखे। आज कॉन्स्टेंट्स के टॉपिक को ही मैं थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। कल आप लोगों ने जो कॉन्स्टेंट की 3 टाइप्स पढ़ी थी। कॉन्स्टेंट बेसिकली सबसे पहले कॉन्स्टेंट हमारे पास है क्या, ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हमारा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस वक्त चेंज नहीं होती। पहले जो हम वैल्यू सेट कर देते हैं या जो वैल्यू प्रोग्राम के शुरू में है हमेशा वही वैल्यू रहेगी। तो दो तरह के कांस्टेंट हम कहते हैं कि हमारे पास पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू सी प्लस प्लस लैंग्वेज। एक हमारे पास लिटरल कांस्टेंट्स हैं। लिटरल कांस्टेंट्स वही हैं जो कल आप लोगों ने कल के लेक्चर में देखे हैं। जो वैल्यूज़ डायरेक्टली हम लिखते हैं उनको हम लिटरल कांस्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, लाइक इसमें इंटीजर कांस्टेंट देखे आपने, और इसमें फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स आपने देखे कि किस तरह से फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को हम लिखते हैं। इसमें करेक्टर कांस्टेंट्स आपने देखे कि जब हम एक करेक्टर को लिखते हैं सिंगल कोट के अंदर, लाइक जब मैं यहाँ पे लिखूंगी बी, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी एंड ये कांस्टेंट है, b इज ए कांस्टेंट, दिस साइन दिस सिंबल इज ए कांस्टेंट। मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5 पॉइंट समथिंग, ये कांस्टेंट है। मैं यहाँ पे इंटीजर में कोई वैल्यू लिखती हूँ, ये कांस्टेंट है। बिकॉज ये वैल्यू हमेशा ये से ही होगी। 6958 ऑलवेज मीन 6958, कभी भी ये चेंज नहीं हो सकते। इसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट्स होते हैं। और स्ट्रिंग कांस्टेंट्स क्या हैं, हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स होता है उसे हमने स्ट्रिंग कहा था। तो जो डबल कोट्स के अंदर हम लिखते हैं करेक्टर्स, लेटर्स, नंबर्स, वो हमारे पास स्ट्रिंग होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ माय नेम इज मैमूना, तो ये जो मेरे पास स्ट्रिंग है पूरा, ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, डबल कोट के अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट, क्योंकि इसमें ये सारे करेक्टर्स क्या हैं, कांस्टेंट हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं लिखती हूँ माय फर्स्ट प्रोग्राम, तो ये फर्स्ट प्रोग्राम, ये भी हम यहाँ पे 1 एसटी का साइन, यहाँ पे फुल स्टॉप, ये सारे क्या हैं, क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर आ गए हैं तो ये लिटरल कांस्टेंट हैं। तो लिटरल कांस्टेंट बेसिकली क्या है, डायरेक्टली टाइप्ड वैल्यूज। जो वैल्यूज आप डायरेक्टली टाइप कर देते हैं उनको कोई नाम नहीं देते, उनको एज ए वेरिएबल आप डिफाइन नहीं करते और वो चेंज नहीं हो सकती, वो आपके पास क्या है, लिटरल कांस्टेंट्स हैं। और जहाँ भी प्रोग्राम में हमें चाहिए हो हम उन कांस्टेंट को यूज करते हैं। और बाकी डिटेल आपने इनकी पढ़ी है कल। आज सेकंड टाइप ऑफ कांस्टेंट जो आपकी बुक में डिफाइन है वो है कांस्टेंट सॉरी सिंबॉलिक कांस्टेंट। जब हम इन वैल्यूज़ को कोई नाम दे देते हैं, कोई सिंबल असाइन कर देते हैं कि ये 5.585632 याद रखना डिफ़िकल्ट है, इस तरह और कोई बड़ी वैल्यू हो तो उसे याद रखना डिफ़िकल्ट है, तो मैं इसको कोई एक नाम दे देती हूँ, लेकिन मैं उस नाम को कह देती हूँ कि इस नेम, इस सिंबल के साथ जो वैल्यू अटैच है वो हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं हो सकेगी। उनको हम कहते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट। सिंबॉलिक कांस्टेंट बेसिकली क्या है, इज अ name given to values that cannot be changed। ऐसी वैल्यूज जो कभी चेंज नहीं हो सकती उनको जब हम नाम दे देते हैं तो वो नाम बेसिकली हमारे पास एक सिंबॉलिक कांस्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो जैसे आपके पास मैथ्स में टर्म यूज होती है पाई की, ठीक है, और हम उसको अगर यहाँ पे उसकी वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू हमेशा क्या है, 3.1415 समथिंग होती है, हमने हमेशा वही वैल्यू यूज़ करनी है। तो अगर हमें वो प्रोग्राम में यूज़ करना है तो हम क्या करते हैं कि उसको एज ए कांस्टेंट डिक्लेयर करवाते हैं, आइडेंटिफायर एक बनाते हैं और उसको वैल्यू साथ ही असाइन कर देते हैं कि ये इसकी वैल्यू है। और कांस्टेंट बनाते हुए वैल्यूज जब आप डिक्लेयर करते हैं कि ये कांस्टेंट है, ये इसका नाम है, ये इसकी डेटा टाइप है, तो साथ ही आप उसे इनिशियलाइज करते हैं, उसकी वैल्यू साथ ही उसे असाइन करनी होती है, अदरवाइज वो कांस्टेंट डेवलप हम नहीं कर सकते। और ये हम क्यों करते हैं, जब हमारे पास फ्रीक्वेंटली यूज्ड, अब
पाई की वैल्यू हमने हर जगह अगर यूज़ करनी है तो इट्स बेटर कि हम उस वैल्यू को बार बार टाइप करें, हम उसका एक नाम रख दें और उसी वैल्यू को हम यूज़ करें। तो इसको मेथड क्या है कांस्टेंट बनाने का। अच्छा, अब जब आपने वेरिएबल बनाया था, हमने क्या लिखा था कि इंट, चलें पाई की मैं ले रही हूँ तो फ्लोट डेटा टाइप ले लेती हूँ, फ्लोट पाई इक्वल्स टू 3.141। ठीक है, अब अभी ये वेरिएबल है, इसके साथ कहीं में मैंने नहीं कहा कि ये पाए जो है ये चेंज नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू कहीं पे भी हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब मैं इसके साथ CONST लिख दूंगी, CONST स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, ये कीवर्ड है सी लैंग्वेज का जिसे हम कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं। तो अब ये जो एक सिंबल मेरे पास बना है PI, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3.141 को, और ये कांस्टेंट हो गया है। PI जहाँ पे भी यूज होगा तो इसका मतलब है 3.141, और ये कहीं पे भी चेंज नहीं हो सकता क्योंकि मैंने इसको कांस्टेंट बना दिया है। कांस्टेंट बनाने के लिए या कांस्टेंट को डिक्लेयर करवाने के लिए आप ये वर्ड यूज करते हैं। जैसे सिंपल डिक्लेरेशन में आप डेटा टाइप लिखते हैं तो यहाँ पे ये कांस्टेंट का वर्ड आता है, फिर डेटा टाइप आती है, फिर उसके बाद आपके पास नेम आता है आइडेंटिफायर का, इक्वल का साइन, और उसके बाद आप वैल्यू देते हैं। ये इसका सेंटेक्स है। अब सेंटेक्स भी आप साथ साथ याद रखें, ज़्यादा चेंज नहीं आया सेंटेक्स में, सिर्फ आपने उस इनिशियलाइजेशन वाली स्टेटमेंट के साथ कांस्टेंट का वर्ड लिख दिया है, कीवर्ड लिख दिया है जिसने उसको कांस्टेंट कर दिया है। इसके बाद अब अगर हमें सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाने हैं तो हमारे पास टू वेज हैं किसी भी सिंबल को कोई फिक्स्ड वैल्यू असाइन करने के या कांस्टेंट वैल्यू शो करने के। तो एक तो हमारे पास है कांस्टेंट क्वालिफायर, इसको हम बोलते हैं, ये जो CONST का कीवर्ड हमने यूज किया है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट या कांस्ट क्वालिफायर। जब आप ये यूज कर देंगे इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट के साथ तो वो उसको क्या बना देगा, कांस्टेंट बना देगा। ठीक है, एक वे क्या है कि हम कॉन्स्ट क्वालिफायर को यूज़ करें, और दूसरा वे क्या है कि हम जैसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं वैसे हमारे पास एक डिफाइंड डायरेक्टरी होती है, हम डिफाइन डायरेक्टिव के थ्रू कांस्टेंट बना सकते हैं, और ये कांस्टेंट फिर हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज के साथ ही बनते हैं। कांस्टेंट क्वालिफायर का तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि कांस्टेंट क्वालिफायर आप कैसे करेंगे। कांस्ट का कीवर्ड लिखेंगे, डेटा टाइप लिखेंगे, नेम लिखेंगे, नाम आप कुछ भी, मैं यहाँ पे खाली पी भी लिख सकती थी, PI भी लिख सकती थी, PIE भी लिख सकती थी। नाम लिखने के वही रूल्स हैं जो आपने वेरिएबल नाम लिखने के रूल्स पढ़े हैं, इक्वल का साइन, और उसके बाद आपके पास आगे इसकी वैल्यू आएगी और एंड पे सेमी कॉलन आएगा। और जो आपके पास दूसरा वे है वो है डिफाइन डायरेक्टिव। अगर आप मेन के फंक्शन से पहले कोई कांस्टेंट डिफाइन करना चाहते हैं तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के साथ आप डिफाइन डायरेक्टिव की हेल्प से भी कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। आप वहाँ पे क्या करेंगे, हैश आइडेंटिफायर और आगे वैल्यू लिख देते हैं। जैसे आप हैश इंक्लूड लिखते हैं वैसे ही हैश डिफाइन और उसके बाद आइडेंटिफायर या कांस्टेंट का नाम जो आपने रखना है वो आप लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन ओके नहीं आएगा, और वैल आइडेंटिफायर के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आप लिखते हैं ना, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच। ठीक है, तो अब कांस्टेंट बनाने के लिए हम लिखेंगे हैश डिफाइन पाए स्पेस के साथ इसकी वैल्यू 3.141। अब उसने एक कांस्टेंट आइडेंटिफायर बना दिया है, सिंबल बना दिया है PI, और उसको वैल्यू भी असाइन कर दी है। अब जहाँ पे भी PI यूज करेंगे वो PI का मतलब होगा 3.141।
ये बिल्कुल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की तरह ही काम करती हैं। जैसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में जब हम फाइल ऐड करवा देते हैं, तो पहले से बिल्ड इन जो फंक्शंस या वर्ड्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, उनके मीनिंग्स मौजूद होते हैं। इसी तरह पाई का मीनिंग भी उसके पास आ गया है कि पाई जहाँ पे भी यूज़ होगा, इसका मतलब क्या है 3.141। तो इसके बाद हमारे पास क्या है कि आप लिख तो किसी भी केस में सकते हैं, लेकिन प्री प्रोफाइंड डायरेक्टिव ये जो डिफाइंड डायरेक्टिव है आपके पास, इसके साथ कन्वेंटली कि आप कैपिटल लेटर में लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा आसान समझा जाता है कि ये हमें बता रहा है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसे हमने डिफाइंड डायरेक्टिव के थ्रू डिफाइन कर दिया है, जिसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। तो यहाँ तक आपके कांस्टेंट कंप्लीट हो गए हैं। जिससे आपके कुछ टॉपिक रह गए थे, मैं अब पेज नंबर 52 पे पेज नंबर 52 से टॉपिक करवाने लगी हूँ। थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गया है। ओके, पेज नंबर 52 पे है आपके पास इंटीजर ओवरफ्लो एंड अंडर फ्लो। इंटीजर ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। अच्छा, अब ओवरफ्लो क्या है और अंडरफ्लो क्या है? डिफरेंट डेटा टाइप्स आपने पढ़ी थी, जिसमें एक डेटा टाइप थी इंटीजर। ठीक है, और इंटीजर में आपने पढ़ा था कि इसकी रेंज में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो 32768 होती है, और इसमें जो हाईएस्ट मैक्स मिनिमम वैल्यू जो इसमें आ सकती है वो क्या है? वो इक्वल है 3268 के। और जो इसमें मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो इक्वल है 32676 की, सॉरी 767 की। ठीक है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसके दरमियान, इन दो वैल्यूज के दरमियान में जितनी वैल्यूज आती हैं वो सारी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे बड़ी वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते। और इस ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू है 32,000 वाली, इससे छोटी वैल्यू आप यूज़ नहीं कर सकते। तो जो इंटीजर ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो है, ये बेसिकली एरर है। और इंटीजर, ये एरर उस वक्त अकर करती है, इंटीजर overflow occurs when the value assigned an integer to a variable is more than maximum possible value. मैक्सिमम वैल्यू हम जो पॉसिबल वैल्यू है वो ये असाइन कर सकते हैं। एंड इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि ओवरफ्लो एरर occurs when value assigned to integer is greater than or more than the maximum possible value। the possible maximum value हम लिख देते हैं possible maximum value। ठीक है, तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। इट्स मीन कि अगर मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ इंट, और उसको सॉरी इंट एन, और उसको इक्वल कर देती हूँ 3। ठीक है, तो ये ओवरफ्लो है। ओवरफ्लो क्यों है कि इसमें मैक्सिमम 32,767 आ सकता था, इससे बड़ी एक वैल्यू भी नहीं आ सकती। इवन इसमें 32,768 भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये 67 से बड़ा हो गया है। तो जब आप मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से बड़ी वैल्यू ऐड करेंगे तो उसको आप कहेंगे कि ये इंटीजर ओवरफ्लो है। इसके बाद हमारे पास जो है वो है अंडरफ्लो। तो अंडरफ्लो भी बिल्कुल इसी तरह है कि जब आप दिस एरर occurs when value assigned to integer is less than possible minimum value। जब आपने एक वैल्यू उसको असाइन की है और आपको पता है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू लाइक इसी तरह इंट m इज इक्वल टू -32769, आप 68 असाइन कर सकते हैं, 768 असाइन कर सकते हैं। इससे छोटी कोई वैल्यू असाइन, नेगेटिव में जब वैल्यूज बड़ी होती जाती हैं तो वो छोटी होती जाती है। 69 कर लें, 70 कर लें, या कोई भी वैल्यू कर लें, ये अंडर फ्लो में आएगा। मिनिमम इसमें 768 आ सकता था,
उससे छोटी वैल्यू नहीं आ सकती थी, लेकिन हमने उससे छोटी वैल्यू जब इंटर करने की कोशिश करेंगे तो वो अंडरफ्लो की एरर अक्कर कर जाएगी। तो इस तरह से इंटीजर में हमारे पास दो प्रॉब्लम्स आती हैं, जब वैल्यूज़ हम या तो ओवरफ्लो हो जाती हैं या अंडरफ्लो हो जाती हैं। और उसको सॉल्व करने का मेथड यही है कि अब हमें रेंज पता है, अगर हमारे हमने जो वैल्यू यूज़ करनी है वो इस रेंज से बड़ी है, तो हम और पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं सिर्फ, तो हम उसमें फिर अनसाइंड इंटीजर ले सकते हैं, क्योंकि वो हमें ज़्यादा बड़ी रेंज प्रोवाइड करता है पॉजिटिव में। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं और वैल्यूज़ बड़ी हैं, तो हम इंटीजर की जगह लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं, जो हमें ज़्यादा कैपेसिटी और ज़्यादा रेंज प्रोवाइड करता है वैल्यूज़ की। ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की वैल्यूज़ को डेटा टाइप के साथ ही हम सॉल्व कर सकते हैं कि अप्रोप्रिएट डेटा टाइप हमने चूज़ की हो, तभी हमारे पास ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की एरर्स नहीं आएंगी। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है साइंटिफिक नोटेशंस का। साइंटिफिक नोटेशंस मीन जब आप नंबर्स को या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो आपके पास पॉइंट्स में होते हैं, उन्हें आप साइंटिफिक वे में भी लिख सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, या हम उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल में हम ई के साथ लिखते हैं और साइंटिफिक में हम 10 की पावर के साथ लिखते हैं। रियल नंबर्स कैन आल्सो बी रिटन, ये किसके लिए, साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल नोटेशन यूज होती हैं, ओके, कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट रियल नंबर्स, या हम जिन्हें फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स कहते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल नोटेशंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस साइंटिफिक नोटेशन को हम कैसे यूज करते हैं और एक्सपोनेंशियल नोटेशन को हम कैसे यूज करते हैं। साइंटिफिक में तो हम सिंपल 10 की पावर के साथ लिख देते हैं, लेकिन जैसे मेरे पास है ये वैल्यू है अगर, तो इसको लिखने का मेथड ये होता है कि हम इसे 3 की पावर में लिख दें। 3 की पावर में कैसे लिख दें कि ये जितने पॉइंट साइंटिफिक में फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आ जाता है, ठीक है, और मैंने इस पॉइंट को यहाँ से मूव करना है बैकवर्ड, तो मैं इसको लिखूंगी 3.265475। तो इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 10, और 10 के ऊपर पावर वो आती है जितने डिजिट हमने मूव किए होते हैं, 1 2 और 3, तो यहाँ पे ऊपर इसकी पावर आ जाएगी 3। तो ये जो हमारे पास रियल नंबर था, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है साइंटिफिक नोटेशन। क्या आप साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर के साथ लिखते हैं किसी भी नंबर को, ये रियल नंबर था और ये इसकी पावर हो गई है 10 के साथ। अगर नेगेटिव नंबर हो तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ कि नेगेटिव पावर के साथ कैसे आता है। ओके, जैसे मेरे पास यहाँ पे नंबर हो 0 पॉइंट, अच्छा यहाँ पे मैं कुछ जीरोस भी ऐड कर देती हूँ। तो अब अगर ये नंबर है मेरे पास, तो मैंने अगेन फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए, यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए। मीन साइंटिफिक डिजिट में एक डिजिट होता है, नंबर होता है वो कोई 1 से लेकर 9 तक, और उसके बाद पॉइंट आता है। तो अगर ये आगे था तो इसे हमने पीछे लेके आना है, और जितने स्टेप्स पीछे लेके आए हैं उतनी पावर 10 की आ जाएगी। और अगर ये पीछे है तो इसको हमने आगे लेके जाना है, अब यहाँ से ये आगे मूव होगा 3 तक आएगा। तो इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, तो मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी 3.6578, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करके कर देंगे 10 की पावर। अब जब आप इसे फॉरवर्ड मूव करते हैं तो आपके पास पावर नेगेटिव में आती है। ठीक है, तो ये मैंने एक पॉजिटिव रियल नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया है। इसी तरह एक हमारे पास नंबर था जिसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन, ये भी पॉजिटिव नंबर ही है लेकिन यहाँ पे पावर जो है वो माइनस में आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास दो रियल नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में हमने एक्सप्रेस किया है। अब इन्हीं नंबर्स को हम एक्सपोनेंशियल में भी शो कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल में यही होता है कि हम अपनी जो पावर होती है उसको ई के साथ लिख देते हैं। सिंपल हमारे पास यही होगा कि मेरे पास जो ये नंबर है 3 पॉइंट, हम साइंटिफिक नंबर के अकॉर्डिंग में आपको बताती हूँ, 3.265475, और उसके बाद हम लिखते हैं ई,
और उसके बाद जो ये 10 की पावर होती है वो लिख देते हैं 3। 10 यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। नंबर लिखने के बजाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखने के बजाय हम सिर्फ ई लिख के आगे 3 लिख देते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई है। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेंटिसा और दूसरा होता है हमारे पास एक्सपोनेंट। और इसको लिखने का जो जनरल फॉर्मेट आपको दिया हुआ है आपकी बुक पे, वो हमारे पास ये है कि हम मेंटिसा लिखते हैं, फिर ई लिखते हैं और उसके बाद हम एन लिख देते हैं, जो कि हमारे पास पावर की वैल्यू को मेंटिसा और एक्सपोनेंट के लिए ई होता है, ई के बाद एक्सपोनेंट सॉरी आता है। जो ये पावर होती है इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं और जो ये वैल्यू होती है इसको हम मेंटिसा बोलते हैं। तो एम ई और एन की फॉर्म में ये हम लिखते हैं। और ये प्लस और माइनस दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर हो सकते हैं, इसलिए वहाँ पे बुक पे प्लस और माइनस का साइन लिखा हुआ है। आपको सिर्फ इनका फॉर्मेट पता होना चाहिए कि हम इन्हें कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है रेंज एंड प्रिसीजन का। ओके, ये भी अब आपका रियल नंबर से रिलेटेड टॉपिक है कि हमारे पास जो रियल नंबर्स होते हैं, या आप कह लें हमारे पास जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, उनमें हम बताते हैं कि रेंज क्या है और प्रिसीजन क्या है। रेंज की डेफिनेशन आप शुरू से डेटा टाइप में पढ़ते आ रहे हैं कि रेंज इज बेसिकली ऑल पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज, जितनी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। और रेंज इज द एक्सप्रेशन इज द पावर ऑफ एक्सपोनेंट और पावर ऑफ 10 जो आपके पास आती है उसको आप यहाँ पे सॉरी रेंज बोल रहे हैं। जब आप इन साइंटिफिक नोटेशंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास रेंज क्या होगी, द पावर ऑफ 10, एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10। तो यहाँ पे आल पॉसिबल ये फ्लोटिंग पॉइंट की रेंज है, तो फ्लोटिंग पॉइंट की रेंज क्या होगी, पावर ऑफ 10 या पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये क्या है, एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10, इसको हम बोलते हैं रेंज। और हमारे पास जो प्रिसीजन है, प्रिसीजन बेसिकली डिफाइन करता है नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। जब आप पॉइंट लगा देते हैं डेसिमल, तो उसके बाद कितने डिजिट्स आ सकते हैं वो आपकी प्रिसीजन डिस्क्राइब करती है। 6, जैसे आपने पढ़ा था कि फ्लोट में 6 आते हैं, डबल में आपके पास 16 के 15 होते हैं, इस तरह लॉन्ग डबल में आपके पास 19 होते हैं। तो वो जो पॉइंट्स के बाद वैल्यूज आ रही होती हैं, उन्हें आप डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स जो आ रहे होते हैं, वैल्यू को नहीं कहते, उसमें जितने डिजिट आ रहे होते हैं उनको हम प्रिसीजन बोलते हैं। जबकि जो 10 की पावर होती है, लाइक ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी प्रिसीजन कितनी है 6, और इसकी रेंज कितनी है 3, पावर ऑफ 10 जो है। तो इस तरह से आपके पास ये रेंज और प्रिसीजन है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की। ये डेटा टाइप से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एज ए ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होने चाहिए कि हम इनको क्या कहते हैं, प्रिसीजन से क्या मुराद है, रेंज से क्या मुराद है, और साइंटिफिक नोटेशन में हम इनको कैसे लिखते हैं। कि आज हमने ये कवर कर लिया है, कल से इंशाल्लाह हम एक्सप्रेशन और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ेंगे कि हम किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, किस तरह से हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, या कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, या कौन कौन से ऑपरेशन टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। अल्लाह हाफिज़।